स्टूडेंट्स, अब जो है हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है यूनिट सेकंड। हमारा सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है ऑडिटिंग, अंकेक्षण। इसके अंतर्गत हम यूनिट सेकंड पे बात करने वाले हैं। तो यूनिट सेकंड में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, हम उसको इस तरीके से समझते हैं। पहला हमें पढ़ना है आंतरिक नियंत्रण। कंपैरिजन वाइज पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंस भी पता रहेगा और आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है आप उसको समझ पाएंगे। इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। और तीसरा हमें पढ़ना है इसमें आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। तीनों में इंटरनल वर्ड लगा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको इस यूनिट में इन तीनों के बारे में जो है विशेषताएं, तीनों टॉपिक की विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, लाभ हैं और दोष हैं। मतलब हमको आंतरिक नियंत्रण की विशेषता क्या होती है, उद्देश्य, लाभ, दोष, ऐसे तीनों चीजों के हैं। और इनमें आपस में अंतर भी आ सकता है। इस यूनिट में अंतर भी आ सकता है कि इन दोनों के बीच में अंतर निकालिए, या इन दोनों के बीच में अंतर निकालिए, या इन तीनों में डिफरेंस निकालिए। तो हम जो है सबसे पहले मीनिंग समझ लेंगे। मीनिंग समझने से आपको इन तीनों में जो है उद्देश्य, लाभ और विशेषताओं में क्या अंतर आएगा वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं समझा रही हूँ इंटरनल चेक क्या होता है, आंतरिक निरीक्षण। इसके अंतर्गत संस्था के द्वारा कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। कार्य का विभाजन कर दिया जाता है मतलब एक संस्था है, मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसमें मिस्टर राम जो है वो क्या काम कर रहे हैं, क्रय करने का काम कर रहे हैं। मिस्टर मोहन जो है वो एंट्री करने का काम कर रहे हैं। मिस्टर मदन जो है वो अकाउंट देख रहे हैं, मतलब कैश का हिसाब किताब रख रहे हैं। और मिस्टर राहुल है वो क्या कर रहे हैं, पूरी बिल की एंट्री, बिल को रख रहे हैं। तो आंतरिक निरीक्षण में संस्था के द्वारा कार्य को विभाजित कर दिया जाता है और उस कार्य के विभाजन के बाद एक दूसरे के कार्य को चेक करवाया जाता है। निरीक्षण कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत कार्य का विभाजन कर दिया जाता है तथा एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति से चेक करवाया जाता है। आया समझ में आपको? हम देख रहे हैं आंतरिक निरीक्षण। तो इसके अंतर्गत संस्था के द्वारा कार्य को विभाजित कर दिया जाता है। वह कार्य उसी व्यक्ति के द्वारा करा जाता है और उसके बाद एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति से चेक कराया जाता है। तो इससे क्या फायदे होते हैं? अब हमको ये मीनिंग समझ में आया। अब इसकी विशेषता लिखनी है हमें। तो विशेषता क्या लिखेंगे हम कि कार्य का विभाजन, इसमें कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। फिर कार्य की चेकिंग करवाई जाती है, कार्य की जांच करवाई जाती है। ठीक है, कैसे जांच करवाई जाती है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से जांच करवाई जाती है। फिर अधिकार व उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। अधिकार व उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं कि किस व्यक्ति का कितना जो है अधिकार रहेंगे और किस व्यक्ति के द्वारा कितने दायित्व का पालन करना होगा। और चौथा है छल कपट का पता लगाना। तो
आंतरिक निरीक्षण में आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि जब संस्था के द्वारा एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है तो उसकी विशेषताएं आपको हो गई। अब हम इसकी बात करें कि उद्देश्य क्या क्या होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे मेन उद्देश्य होता है यहाँ पर, यहाँ हम लिखते हैं छल कपट का पता लगाना। छल कपट का पता लगाना इसका मेन उद्देश्य होता है कि संस्था में किसी व्यक्ति के, देखिए मिस्टर राम ने माल खरीदा, मोहन ने एंट्री की। अब जो है यहाँ पर इसको इसकी जगह इसका कार्य चेक करने को दे दिया जाएगा कि इसने एंट्री परचेज बुक में सही एंट्री की है या नहीं की है। तो मोहन को पता रहेगा कि उसकी क्रॉस चेकिंग हो सकती है तो वो कार्य को व्यवस्थित तरीके से करेगा। ऐसे मिस्टर राहुल बिल रखते हैं तो राम को कह दिया जाएगा कि आप मिस्टर राहुल का कार्य चेक करिए। तो ये होता है आपका आंतरिक निरीक्षण। इसका मेन उद्देश्य क्या है, छल कपट का पता लगाना। अब यदि एक व्यक्ति का कार्य दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो इससे क्या क्या उद्देश्य है, छल कपट का पता लगाना। दूसरा उद्देश्य क्या है, कार्य को व्यवस्थित करना। तीसरा उद्देश्य क्या लिख सकते हैं हम इसका, क्यों कर रहे हैं हम इंटरनल चेकिंग क्यों कर रहे हैं कि गलतियां ना हो, गलतियां ना हो, सही खाते तैयार हो जाएं, सही खाते तैयार हो जाएं। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप इसका, लेकिन मेन उद्देश्य इसका छल कपट का पता लगाना। तो ये आपका हुआ आंतरिक निरीक्षण। ठीक है, अब हम बात करेंगे आंतरिक अंकेक्षण की। आंतरिक अंकेक्षण में संस्था के एक व्यक्ति को इस बात के लिए रख दिया जाता है कि वह प्रतिदिन अकाउंट्स को चेक करे। तो हम इसके अर्थ में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संस्था के ही व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन खातों की जांच की जाती है आंतरिक अंकेक्षण में, इंटरनल ऑडिट में। मतलब संस्था के ही व्यक्ति द्वारा, मतलब यहाँ पे कर्मचारी के रूप में सीए को अपॉइंट कर लिया जाता है और वह दिन प्रतिदिन जो है अकाउंट्स को चेक करता है। अब इसके क्या विशेषता हो सकती है और क्या उद्देश्य है और क्या लाभ हो सकते हैं, क्यों रखा जाता है, तो इससे जो है हमें लेखों की शुद्धता की जांच, शुद्धता प्योर बने हैं कि नहीं, शुद्धता की जांच हो जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दिन प्रतिदिन के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी सही एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। संस्था की संपत्तियों की सही एंट्री हुई है या नहीं हुई है, ये हमें पता लग जाता है। हम क्या देख रहे हैं, आंतरिक अंकेक्षण। तो इस तरीके से इसका मेन उद्देश्य होता है लेखों की शुद्धता की जांच करना कि जिस व्यक्ति के द्वारा भी जो एंट्री की जा रही है वो प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही है। तो यह है आपका आंतरिक अंकेक्षण। अब हम बात करेंगे आंतरिक नियंत्रण की। सबसे विस्तृत शब्द है ये। तो व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करना वो कहलाता है आंतरिक नियंत्रण। और यह जो है व्यवसाय की इच्छा पर रहता है कि उसे किस चीज को नियंत्रित करना है। जनरली बिजनेसमैन अपनी हर बिजनेस की एक्टिविटी को नियंत्रित करके ही चलता है। तो ये सबसे ज्यादा विस्तृत शब्द है, इसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करना, जैसे क्रय नियंत्रण। तो ये जो है बिजनेसमैन के द्वारा कभी भी जब भी उसे लगता है कि सामग्री बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, सामग्री बहुत ज़्यादा कॉस्टली खरीदी जा रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उस पर कंट्रोल करने के लिए नीतियां बना सकता है और उस हिसाब से संस्था में नियम लागू कर सकता है। तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्रय नियंत्रण, रोकड़ नियंत्रण,
तो ये एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए संस्था की किसी गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण, छोटी संस्था है तो फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, उसको नियंत्रण करने के लिए संस्था जो है वो कर सकती है। मजदूरी नियंत्रण, मजदूरी में उन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा छल कपट हो रहा है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स निकल रही है या हो रहा है, तो वो मजदूरी नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे विक्रय नियंत्रण, छठवा और क्या नियंत्रित कर सकते हैं हम, और व्यय नियंत्रण। तो इस तरीके से ये जो है, जब संस्था की किसी भी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए स्टेप्स उठाई जाती हैं तो वो होता है आपका आंतरिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके उद्देश्य क्या है, क्यों करता है बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस अपनी एक्टिविटी को नियंत्रित क्यों करता है? तो क्या करने के लिए? छल कपट का पता लगाने के लिए, खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए, गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, लाभ को अधिकतम करने के लिए। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? किसी प्रकार का धोखा, छल कपट हो रहा है उसका पता लगाने के लिए, दायित्व को निर्धारित करने के लिए, अधिकारों का विस्तृत करने के लिए, नीति बनाने के लिए, नीति को नियंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इसके आंतरिक नियंत्रण में ओवरऑल जो बिजनेस के हमारे उद्देश्य लाभ होते हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो आंतरिक निरीक्षण समझ में आया, जब किसी एक दूसरे का कार्य चेक करवाया जाता है। और आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? जब सीए को ही साल भर के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है और उस हिसाब से काम किया जाता है। तो यदि आपको इन तीनों में से किसी के भी उद्देश्य या लाभ आते हैं तो आपको ये याद करना है। अब हम बात कर रहे थे अंतर, आपको इन दोनों में अंतर आ सकता है, इन तीनों में अंतर आ सकता है, या इन दोनों में अंतर आ सकता है। तो हम ओवरऑल बात करते हैं कि यदि डिफरेंस आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? आशय। क्या आशय होता है? ठीक है, पहला डिफरेंस हमने जो मीनिंग समझा है इन तीनों का, वह क्या हो जाएगा? इसका पहला डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो जाएगा उद्देश्य। पहला हो गया हमारा, हम इसका अंदर का आधार याद कर लें ताकि हम डिफरेंस बहुत अच्छे से लिख पाए। तो पहला क्या हो गया हमारा? आशय। ठीक है, आशय तो आपको समझ में आ गया, लिख लेंगे। दूसरा हो गया आपका उद्देश्य। क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य क्या है? छल कपट का पता लगाना। इसका उद्देश्य क्या है? लेखों की या अकाउंटिंग की जांच करना। और इसका उद्देश्य क्या है? गतिविधि को नियंत्रित करना। ठीक है, नियंत्रित करना। तीसरा समय, आंतरिक निरीक्षण साल भर चल सकता है, जब भी व्यवसायी को लगे। इसका करने का समय क्या होता है? आंतरिक निरीक्षण जब भी व्यवसायी को लगे। आंतरिक अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है। और आंतरिक नियंत्रण जब भी बिजनेसमैन को आवश्यकता, तो ये आवश्यकता अनुसार बिजनेसमैन करता है। तो ये हो गया हमारा क्या? तीसरा वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट हम ले लें क्षेत्र। तो सबसे विस्तृत क्षेत्र जो है किसका होता है? आंतरिक नियंत्रण का। इसमें ये दोनों शामिल होते हैं, आंतरिक निरीक्षण, और इसमें हम यदि बात करें तो इसका संकुचित क्षेत्र होता है, और इसका जो होता है इसकी अपेक्षा विस्तृत होता है। तो किसके बीच में अंतर आ रहा है आप उस हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। और क्या अंतर बना सकते हैं हम? सोचिए, आंतरिक नियंत्रण में व्यक्ति कौन करता है? तो आंतरिक निरीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के कार्य को दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण में किसके द्वारा चेक किया जाता है? तो कर्मचारी के रूप में अपॉइंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है उसके द्वारा किया जाता है, सीए के द्वारा। इसमें एक दूसरे के द्वारा एक कर्मचारी का कार्य दूसरे, और आंतरिक नियंत्रण जो है संस्था के मालिक, ऑनर के द्वारा। ठीक है,
अब जो है हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप मीनिंग समझ में आने के बाद आप इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो हम और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, व्यय या लागत। आंतरिक निरीक्षण में लागत क्या रहेगी, क्योंकि संस्था के एक व्यक्ति के द्वारा ही काम किया जा रहा है तो कम रहेगी, इसमें लागत कम होगी, खर्चे कम होंगे। इसमें आपको सीए अपॉइंट करना है तो उसको फीस देनी होगी तो लागत अधिक होगी। और इसमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में आप किस चीज की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके लिए क्या सिस्टम लगा रहे हैं, जैसे कैश का नियंत्रण करना है तो आप किस टाइप का सिस्टम वहां पे डेवलप कर रहे हैं, तो ये आवश्यकता अनुसार हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण जो है यूनिट सेकंड में है। अब जो है यूनिट सेकंड में आपको आंतरिक निरीक्षण में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती है। तो अब जो है हम आंतरिक निरीक्षण में क्या क्या, जैसे मजदूरी का आंतरिक निरीक्षण कैसे करेंगे, रोकड़ का आंतरिक निरीक्षण कैसे करेंगे, क्रय का आंतरिक निरीक्षण कैसे करेंगे, विक्रय वापसी का आंतरिक निरीक्षण कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं कि आंतरिक निरीक्षण में रोकड़ का आंतरिक निरीक्षण किस तरीके से किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से बन सकते हैं, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। इसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि रोकड़ का आंतरिक निरीक्षण किस प्रकार किया जाएगा समझाइए, या फिर आपको हो सकता है मजदूरी का आंतरिक निरीक्षण किस प्रकार किया जाएगा वो समझाइए, क्रय, विक्रय, विक्रय वापसी इसका आ सकता है। चौथा आपको आ सकता है सामग्री का आंतरिक निरीक्षण किस प्रकार होगा, सामग्री का आंतरिक, तो ये आपको आ सकते हैं। अब आंतरिक निरीक्षण में हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा चेक किया जाता है। तो मान लीजिए मिस्टर श्याम है एक कंपनी में, उनको जो है कहा गया है कि आप रोकड़ की चेकिंग करिए, कैश की चेकिंग करिए। तो कैश की चेकिंग करना है, संस्था का ही व्यक्ति है तो वो किस प्रकार से क्या क्या स्टेप उठाएगा। तो सबसे पहले वो चेक करने के लिए क्या करेगा, रोकड़ चेक कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले वो जो सेलर है, विक्रेता है, उसको क्या दे देगा, रसीद बुक। देखी होगी आप लोगों ने सबने, हम माल खरीदने जाते हैं तो रिसीप्ट बुक रहती है, रसीद बुक रहती है। और उसमें से जब भी सेलर माल बेचेगा, माल को बेचेगा सेलर, तो क्या करेगा, बिल देगा कस्टमर को। तो बिल देगा वो, तो बिल जो है 3 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। उसमें से 2 प्रति किसको दे दी जाएगी, ग्राहक को, और 1 प्रति जो है वो कौन रख लेगा, विक्रेता खुद ही रख लेगा। अब ये 2 प्रति ग्राहक को दी है तो अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, ग्राहक के द्वारा 1 प्रति, ग्राहक 1 प्रति किसको दे देगा, गेट पे जो कैशियर है, गेट पर जो रोकड़िया बैठा है कैशियर है, उसको 1 प्रति दे देगा। तो कैशियर क्या करेगा, उसकी अमाउंट और क्वांटिटी को वहां पर चेक कर लेगा। फिर उसके बाद जो है 1 प्रति जो बिल में लिखी गई, बिल बुक में है, रसीद बुक में है, उसको मिस्टर श्याम क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कि जितने रुपए का माल उसमें लिखा है उतने रुपए का ही माल बेचा गया है कि नहीं। और कैशियर उधर से चेक कर लेगा कि जितने रुपए की रोकड़ उसमें लिखी गई है उतने रुपए की रोकड़ जो है। और ग्राहक कहाँ पे भुगतान करेगा, रोकड़िए के पास। माल कहाँ से लेकर गया, विक्रेता से लेकर गया। तो ये इस तरीके से आपको पॉइंट बनाकर पूरी चेकिंग की प्रोसेस लिखनी है। अब जैसे मजदूरी की आपको प्रोसेस लिखनी है कि मजदूरी की आंतरिक निरीक्षण करना है, तो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्या क्या काम करेंगे वो आपको लिखना है। तो मान लीजिए मिस्टर श्याम को किसी कंपनी की मजदूरी की चेकिंग करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कितने मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों की लिस्ट ली जाएगी। फिर भुगतान का तरीका जो है वो देखा जाएगा कि भुगतान कितने, कौन से तरीके से पेमेंट होता है कर्मचारी मजदूरों को,
कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। समय के आधार पर हो सकता है, कार्य के आधार पर हो सकता है, ठीक है, या समय व कार्य दोनों के आधार पे हो सकता है। फिर वो चेक करेगा कि कर्मचारी का प्रकार कौन सा है, डेली बेसिस वाले हैं, मंथली वाले हैं, तो वो जो है इसमें आप वो डिफाइन कर दीजिए कि कर्मचारी का प्रकार किस प्रकार का है, वो चेक करेगा। उसके बाद जो है चौथा, भुगतान का मतलब नगद राशि कितनी दी जाती है, नगद राशि कितनी दी जाती है वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद पांचवा, कितने समय में पे की जाती है, मतलब डेली पेमेंट होता है डेली बेसिस वालों को कि वीकली पेमेंट होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, तो पेमेंट कितने समय में भुगतान होता है। छठवा, कुछ पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड या फिर कुछ इस टाइप की जो है कटौती की जाती है। फिर आप ये भी चेक करिए कि कोई अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उसके संबंध में क्या नियम है। तो स्टूडेंट्स सॉरी, आंतरिक निरीक्षण में आपको यदि किसी का भी आंतरिक निरीक्षण आता है तो आप अपने जजमेंट के हिसाब से उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख दीजिए। अब जैसे क्रय में क्या चेक करेंगे आप, कितने रुपए का किस वेंडर को मतलब सामने वाली पार्टी को ऑर्डर दिया गया है, कितने रुपए का ऑर्डर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग माल आया है कि नहीं आया है, गोडाउन में कितना माल रखा है। लागत जो है ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लागत लिख दी गई है, मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, तो ये सारे पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। सेम थिंग सामग्री, ठीक है। तो ये जो है आपको सेकेंड यूनिट में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो एक बार जब आप रीड कर लीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए। आप किसी का भी यदि आपको आंतरिक निरीक्षण लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।